गुड इवनिंग, वेलकम टू स्कूल लर्निंग। अब हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। हमने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले जो कि यहाँ दिया गया है वो है तकनीकी भूमिका। चलिए अब इसको पढ़कर समझते हैं कि इस घटना क्रम में तकनीक की भूमिका क्या रही होगी। रेलवे, भाप के जहाज़, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे कि किसी भी उत्पादन को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो चलिए पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अब हम जानते हैं कि तकनीक की भूमिका क्या होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी। 19वीं सदी में बहुत सारी तकनीकी सुविधा जो है उन चीज़ों का आविष्कार हो चुका था, जैसे कि रेलवे का आविष्कार, भाप के जहाज़, टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ों का विकास हो चुका था। उस समय ये सारी चीज़ें चारों तरफ विकास मानी जाती थी। जैसे कि अगर किसी चीज़ का विकास हो रहा है तो उसके 4 विकास होते हैं। एक सामाजिक विकास, दूसरा राजनीतिक विकास, तीसरा आर्थिक विकास और चौथा औपनिवेशिक विकास। इन चारों को लेकर हम चलते हैं तब विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। इसे ही चौतरफा विकास कहा गया है। अब हम जानते हैं इन चीज़ों के विकास के पीछे कारण क्या रहे होंगे। पहले जितने भी व्यापार व्यवसाय किए जाते थे वो दूर दूर तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा उनमें कठिनाई होती थी। इसलिए जब रेलवे का आविष्कार हो गया और जहाज़ का आविष्कार हो गया तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और लाने में आसानी होती थी और समय की भी बचत होती थी और हम सामान जल्दी पहुंचा सकते थे। तकनीक की सुविधा के कारण हमें व्यापार में इन सुविधाओं में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली। चलिए अब आगे के पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। यह चित्र है द स्मिथ फील्ड क्लब, पशु बाजार, 1851 ईस्वी। इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ का एक चित्र पेपर में छापा गया है, जिसमें कि लिखा गया है कि मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहाँ खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार यही था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथ फील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाजार खोला गया था, जहाँ से देश के सभी बड़े मांस की आपूर्ति केंद्रों के लिए रेलवे लाइन की जाती थी। अब इसका अर्थ क्या है, यहाँ जो हम एक चित्र देख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हमें नज़र आ रहे हैं। ये सब सारे के सारे अपने सामानों की खरीद बिक्री के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें कि ये मांस के व्यापार से संबंधित है। उस समय यूरोप में दाल, चावल और अन्न के अलावा और कुछ वस्तुओं के अलावा मांस का भी व्यापार व्यवसाय किया जाता था। हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि 19वीं सदी तक आते आते जब जहाज़ और रेलवे लाइन बनने लगे थे तो मांस के उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा था। यूरोप के लोग मांस खाना अधिक पसंद करते थे, इसलिए लोग यहाँ पे व्यापार व्यवसाय किया करते थे, अपने पशु को बेचा करते थे, जिससे कि 1870 ईस्वी में मांस का उत्पादन अच्छा हो रहा था और इसी कारण तक अमेरिका से यूरोप को मांस तक निर्यात नहीं किया जा सकता था, जब तक हमारे पास जलपोत और रेलवे की सुविधा नहीं थी। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, क्योंकि जिंदा जानवर को अगर भेजा जाता जहाज़ पर लाद कर तो एक तो उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता और ले जाने और लाने में दिक्कत होती। तो धीरे धीरे इन सुविधाओं को देखते हुए जानवरों के बदले उनके मांसों को काट कर बेचा जाने लगा। फिर चलिए आगे हम समझते हैं कि बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। इस कारण बहुत का वज़न गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादन की मांग और उत्पादन भी कम था। नई तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीकी स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। अब जिस समय यूरोप में मांस की मांग ज़्यादा बढ़ गई थी, तो जिस समय रेलवे या फिर जलोत्पोत नहीं बने थे तो मांसों को बेचने में दिक्कतें आती थी। कैसे? क्योंकि एक तो ये महंगे हो जाते थे और दूसरा लोग पसंद करते थे इसे खाना तो वो खरीद नहीं पाते थे। फिर रेलवे लाइन जैसे जैसे बनते चली गई और बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होता चला गया, तो अब सुविधापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान मांस को पहुंचाने में आसानी होती थी और लोग भी इसे अच्छी तरीके से खरीद पाते थे। लेकिन इसमें कुछ कुछ कमियां भी थी कि अगर डायरेक्ट अगर जानवरों को उस पर लाद कर भेजा जाता था तो
काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी। एक तो उनका वज़न ज़्यादा हो जाता, दूसरा ले जाने और लाने में बीमार पड़ जाते थे, तीसरा अगर उसमें रेफ्रिजरेशन की सुविधा नहीं थी जिस कारण मांस अगर काट कर भेजा जाता तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। धीरे धीरे रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया लाई गई। हम जानते भी हैं कि अगर रेफ्रिजरेशन किसी भी चीज़ को किया जाए तो हम अधिक समय तक उसे ताज़ा रख सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद लिखा है कि इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगहों से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोपों के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगे। उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों में भोजन में मांसाहार, मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो स्थिति में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में समाजवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। अब इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि जब तक हम जानवरों की खरीद और बिक्री करते थे तब तक जानवर काफ़ी ज़्यादा भारी होते थे, ले जाने और लाने में दिक्कत होती थी। लेकिन जब रेफ्रिजरेशन की सुविधा हो गई थी, जानवरों के मोटे मोटे पीसों को काट कर बेचा जाने लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में अब आसानी होने लगी और यूरोप के तमाम जगहों पर यह आसानी से पहुंच जाती थी। पहले लोग साधारण खाना खाते थे, लेकिन मांस आ जाने से एक तो उनके स्वाद में भी बदलाव हो गया और उनकी स्थिति पहले से ज़्यादा सुधर गई। मांस की खरीद बिक्री जो है आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, जिससे व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है जिसको समझते हुए चलते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे मांस को अलेक्सांद्रा जलपोत पर लादा जा रहा है, मतलब एक बड़ा सा नाव है जिस पर कि मांस के टुकड़ों को लादा जा रहा है। ये इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ जो कि 1878 ईस्वी में छापा गया था। इसमें लिखा गया है कि मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई। आप इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि उस समय जो जहाज़ बन चुके थे इसमें रेफ्रिजरेशन की सुविधा थी। यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है जिसके द्वारा यह दिखाया जा रहा है कि इस जहाज़ पर रेफ्रिजरेशन की सुविधा है और उसके द्वारा मांसों को लंबे समय तक ताज़ा रखा जाता था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और एक जगह से मांस को दूसरे जगह भेजा जाने लगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है इसकी चर्चा तो पहले भी की जा चुकी है कि अगर कोई बहुत शक्तिशाली देश होता है तो वो अपना वर्चस्व अन्य छोटे निर्बल देशों पर लगाता है। तो जब हम किसी बड़े देश के अंतर्गत छोटे देश आ जाते हैं या उन पर वो आसानी से अपना अधिकार जमा लेते हैं तो इसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया में स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और परिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। अब उपनिवेशवाद के आ जाने से जो है बाज़ार काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगा था। इससे यह तात्पर्य है कि हम अगर इसमें कुछ अच्छे पक्ष हैं तो हम कुछ जो ऐसे पक्ष हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे तकनीकी सुविधा आती गई वैसे वैसे व्यापार में इजाफा होते चला गया और इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे देशों को स्वतंत्रता मिल गई, अपनी आजीविका को बढ़ाने का मौका मिल गया। लेकिन कुछ ऐसे आजीविका साधन थे जो छिनने लगे थे। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जो अपने सामानों को हाथ से बनाते हैं, जैसे कुम्हार हो गया तो वो अपने बर्तनों को हाथ से बनाता। अब तकनीकी युग आ जाने से नए नए मशीन आ गए जिस कारण जो है उनका व्यापार व्यवसाय छिनने लगा और अपने वैश्विक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में ये चीज़ें समाहित कर ली। अब हम अच्छे पक्ष को देख रहे हैं कि इससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी, वो खतरे में पड़ गई थी। जो वो लोग कुटीर उद्योग चलाते थे वो मशीन के आ जाने के कारण जो है अब वो अपना व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें करना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में करना पड़ेगा जो बड़ा है या फिर वो अपना फैक्ट्री खोला हुआ है, तो उसके अंतर्गत उन्हें काम करना पड़ता। इसके अंतर्गत न तो उससे अच्छी सैलरी मिल पाती और ना ही उनका भरण पोषण हो पाता। तो इस कारण जो था छोटे वर्ग की स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी। चलिए अब आगे बढ़े, जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। इसमें आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो उन्हें फुट्टा या स्केल रखकर खींचा। और दुर्भाग्यवश यही हुआ कि अफ्रीका
पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाकों को बांटने के लिए इस तरीके का सहारा लिया। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों में बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीर खींचकर उसे आपस में बांट लिया गया। अब इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, इस वाक्य में यह समझने का हम प्रयास करेंगे कि उस समय यूरोप में जितने भी शक्तिशाली देश थे वो अपना एक उपनिवेश बनाना चाहते थे। उपनिवेश किसको बनाएंगे? जो छोटे और निर्बल देश हैं। तो उस समय अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। 1885 के समय में लोग अफ्रीका पे कब्जा करना चाह रहे थे। कौन से देश? जो बहुत शक्तिशाली थे, मतलब उसे अपना उपनिवेश बनाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे यही मैप के द्वारा एक चीज़ समझाई गई है कि जो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ उसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि जो भी बड़े देश हैं, यहाँ पे बेल्जियम, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, बेल्जियम है, उसके बाद आपको ब्रिटिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, इतालवी है, पुर्तगाली है, स्पेनिश है, ब्रिटिश डोमिनियन और स्वतंत्र राज्य। अब ये सारे के सारे जितने भी देश थे वो निर्बल उस समय जो था, यानी कि अफ्रीका, उस पर वो लोग अपना कब्जा जमाना चाहते थे और इस तरीके से अपने औपनिवेशिक विस्तार को वो बढ़ाना चाहते थे। यही 19वीं सदी के आखिरी में औपनिवेशिक अफ्रीका का मानचित्र दिया गया है। अब आइए इस पे देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के आखिरी में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए थे। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेश पर अपना कब्जा करके 1890 के दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया था। अब तो ये हम जानते हैं कि अमेरिका शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली देश रहा है। उसने धीरे धीरे कुछ कुछ देशों पर अपना आधिपत्य जमाया और ऐसे करते करते उसने यूरोप के तमाम जितने भी निर्बल देश थे उन सब पर अपना अधिकार जमाता चला गया और वो सबसे शक्तिशाली बन गया। अब आइए देखते हैं कि उपनिवेशवाद की औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। अब जब कोई भी देश किसी का उपनिवेश हो जाता है तो उससे उसी देश के अंतर्गत उसी की बातों को मानना पड़ता है, मतलब उस पर क्या असर पड़ा होगा जो उपनिवेशी देश थे उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक और चित्र दिया गया है जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली और उनकी एक टोली है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1871 ईस्वी में छापा गया है यह न्यूज़। इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली जो कि एक पत्रकार और खोजी थे, न्यूयॉर्क हेल्डर, उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए और लिंग्विस्टिक नामक मिशनरी की खोज करने के लिए उन्हें भेजा गया। उस जमाने में एक अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर आए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारी योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया और स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाई लड़ी, अफ्रीकी परिदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे भी बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों की अफ्रीका को जीतने में मदद मिली और ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से भी सीधा संबंध होता है। इसका अर्थ क्या है कि उस समय जब अफ्रीकी उपनिवेश बनने जा रहा था तो इस समय हेनरी मॉर्टन स्टैनली एक पत्रकार और एक खोजी की भांति थे जो हर चीज़ को खोज रहे थे कि यहाँ पे मतलब एक अच्छी स्थिति कैसी हो कि अफ्रीका जो है किसी भी शक्तिशाली देश का उपनिवेश न बन सके। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि कुछ ऐसे लोगों को एकत्रित किया जो अफ्रीका को उपनिवेश नहीं बनने देना चाहता था। हर कोई ऐसा देश होता है जो कि स्वतंत्र जीना चाहता है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खोजबीन की और जो भी इससे संदर्भित लोग थे उनको एकत्रित किया और योद्धाओं की भांति और मतलब आगे बढ़ते गए, बहुत सारे कबीलों के साथ भी लड़ाई की ताकि उन्हें जो है इसमें अच्छी जीत मिल सके। अब चलिए हम इसके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक यहाँ पे दिया गया है रिड पेस्ट या मवेशी प्लेग के बारे में। प्लेग तो हम जानते हैं कि बीमारी होती है, उसी को रीडर पेस्ट भी यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे अफ्रीका में 1890 ईस्वी के दशक में रीडर पेस्ट नामक एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी। ये शायद मवेशियों में फैलने वाली बीमारी थी क्योंकि मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई और मवेशी की बीमारियों में भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को भी नई शक्ल में ढाल दिया। अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि इसके अंतर्गत कहा क्या जा रहा है। तो अफ्रीका में 1890 ईस्वी में लोग मतलब मवेशी में एक बीमारी फैल गई थी जिसको रीडर पेस्ट या
प्लेग भी कहा जा रहा था। अब इसका अर्थ क्या है कि हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में या किसी भी मनुष्य की आजीविका को चलाने में पशु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन होते हैं। हम एक जगह से दूसरे जगह माल पहुंचाने के लिए भी उनका प्रयोग करते हैं। दूध के अलावा हमें मांस भी उन्हीं से प्राप्त होता है। तो अगर उस समय मवेशी में ये बीमारी फैल गई थी तो उनके मरने के उपरांत इसका असर मनुष्य पर भी पड़ता, उनके दैनिक जीवन पर भी पड़ता, और दुनिया जो कि एक तरीके से थोड़े बहुत में मवेशी पर भी निर्भर है। तो इससे क्या हो गया था कि मवेशी की स्थिति खराब हो गई थी और दिन प्रतिदिन इसका प्रभाव दुनिया पर भी पड़ रहा था। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं थी, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी वह कामकाज, ज़मीनी और पालतू पशुओं के सहारे चल रहा था। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी में आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे पर से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ एक बात कही जा रही है कि प्राचीन काल में अफ्रीका में ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो अफ्रीका में तकनीकी सुविधा उतनी नहीं थी। यहाँ पे लोग पशु को ही अपनी आजीविका का साधन मानते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पशु पाए जाते हैं और लोग अपना जीवन पालतू पशु के ही सहारे चलाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वहाँ पे कोई बीमारी, प्लेग फैल जाती है जानवरों में, तो उनकी आजीविका ही एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से जानवरों पर निर्भर थे। उनका मांस का प्रयोग करना, उनके दूध का प्रयोग करना, तो उन्हें किसी भी तकनीकी सुविधा की इसलिए आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे लोग पूर्ण तरीके से मवेशी पर निर्भर थे। क्योंकि उनसे सारी ज़रूरतों की पूर्ति उन्हें हो ही जाती थी, इसलिए उन्हें कोई भी वेतन पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए मवेशी उनके जीवन का एक साधन बन गया था। यहाँ पे एक चित्र दिया है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसवाल स्वर्ण के खानों तक अवागमन का एक ग्राफिक दिया है जो कि 1887 में छापा गया था। ये विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदान तक पहुंचने का एक सबसे छोटा और आसान रास्ता था। विट वॉटस्टन डेन में सोने की खोज के बाद तो बीमारी और मौतों की आशंका व रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग उस इलाके की ओर दौड़ पड़े थे। 1890 तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। अब यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि ट्रांसवाल स्वर्ण खान जो कि अफ्रीका से संबंधित है। अफ्रीका में उस समय ट्रांसवाल स्वर्ण की खानों को खोजा गया था और इस समय जो है वहाँ पे मवेशी में बीमारियाँ भी आ गई थी और मौत की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस समय यूरोप के तमाम देश, जब उन लोगों को पता चला कि यहाँ पर कोई सोने की खान है, तो 1890 तक आते आते लोग यहाँ पर आने के लिए होड़ सी मच गई थी कि हम यहाँ आए और मतलब सोने का खान कैसा है, क्या है, उन्हें देखें और उनसे अगर कुछ फ़ायदा मिलता है तो वो भी प्राप्त करें। इस कारण यूरोप के सारे देश जो है उस ट्रांसवाल स्वर्ण की खान यानी कि अफ्रीका तक पहुंचने के मार्ग से जा रहे थे। यहाँ पे एक जगह दिख भी रहा है कि चारों तरफ पानी है, फिर भी जो है वहाँ जाने के लिए कैसे प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के आखिरी में यूरोप में ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खादानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। अब यूरोप में सारे के सारे देश तकनीकी सुविधा और अपने वैश्विक विस्तार के कारण आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उस समय अफ्रीका में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दिख रही थी। तो जितने भी यूरोप में विकसित देश थे वो चाह रहे थे कि अफ्रीका में भी ऐसी स्थिति बन जाए कि वहाँ के लोग भी काम करें, वहाँ भी मशीनी युग आ जाए। लेकिन अफ्रीका के लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ जंगलों को काट के खेती की जाए या किसी भी तरीके से मशीन की सुविधा दी जाए या वे तनख्वाह पे काम करें। वो ऐसा किस लिए नहीं चाहते थे कि मजदूरों की भर्ती और उनके पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए जिसका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खादानों में काम करता हो, और काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया और उनके खुलेआम घूमने फिरने पे पाबंदी लगा दी गई। अब वहाँ पे जितने भी बड़े देश थे यूरोप में, वो चाह रहे थे कि हम किसी न किसी तरीके से अफ्रीका में चले जाए, उसे अपना उपनिवेश बना दे। तो जितने भी विकसित देश अफ्रीका गए, उन्होंने
उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पे मशीनों के द्वारा काम करने लगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करने लगे और बहुत सारे कानून बना दिए गए कि जैसे कि उनके परिवार से कोई एक ही व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलेगी, जिससे कि वो मजबूर हो जाएं और फैक्ट्रियों में काम करने लगे। लेकिन ऐसी किसी भी बात को अफ्रीका के लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो किसी भी तरीके से और किसी भी तरीके से नहीं चाह रहे थे कि वो मालिक के द्वारा, मतलब मालिक के अंदर काम कर सके। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते मजदूर द ग्राफिक 1875। जब इसकी चर्चा पहले ही हो चुकी थी कि अफ्रीका में स्वर्ण खदानों का पता चला, तो यहाँ पे यूरोप के तमाम जितने भी विकसित देश थे वो आ रहे थे और इसकी खुदाई कर रहे थे और चाह रहे थे यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाए जिसमें अफ्रीका के लोग काम कर सके। और अफ्रीका के लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाह रहे थे कि वो मालिकाना हक उन लोगों को दें और उनके अंडर में काम करें। तो सरकार का विरोध और जितने भी विकसित देश थे वो जिसे अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, अफ्रीका के लोग खुलकर उनका विरोध कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक रीडर पेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया अफ्रीका में। रीडर पेस्ट नामक की बीमारी सबसे पहले 1880 ईस्वी के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी। उसमें पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवरों लाए जा रहे थे। यहाँ पे बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए थे, उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँचते थे। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल में आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ फैल गई। 1892 ईस्वी में अफ्रीका के अटलांटिक तक जा पहुँची और 5 साल के बाद केप अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुँच गई। रीडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दी। अब उस समय अफ्रीका में जिस समय जानवर वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, तो रीडर पेस्ट नामक बीमारी, जिसको आप प्लेग भी कह सकते हैं, तो ये बीमारी वहाँ के जानवरों में फैल रही थी। और हम जानते भी हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवरों की संख्या थी जिससे लोग व्यापार व्यवसाय किया करते थे। तो इस बीमारी के कारण धीरे धीरे अफ्रीका में यह फैलते जा रही थी हर जगह पर, पश्चिमी इलाका हो चाहे अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा हो। वहाँ पे जानवर जो होते थे उनका व्यापार मांस प्राप्त करने के लिए या दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। तो जब यह बीमारी फैल गई तो लोगों में आग की तरह फैल गई यह रीडर पेस्ट नामक बीमारी की घटना। तब लोग यहाँ से जानवरों का व्यापार जो है वो कम करने लगे और ऐसा माना जाता है कि इस रीडर पेस्ट के कारण अफ्रीका में 90% जानवरों की मृत्यु हो चुकी थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे जानवर इस रीडर पेस्ट बीमारी के कारण मर गए होंगे। अब पशुओं के खात्मा हो जाने के कारण तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिक, खान मालिक और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बनाने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के कारण परिणामों की एक ऐसी और भी कहानियाँ देखी जा सकती है। अब उस समय इसमें चर्चा का क्या विषय था तक कि अफ्रीका के लोग ज़्यादातर पशु पर निर्भर थे और यह बीमारी आ जाने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए वहाँ पे जो भी मतलब मालिकाना हक अपना जमाना चाहते, जितने भी विकसित देश थे वो चाह रहे थे कि अब अफ्रीका के पास कोई साधन नहीं रह गया जिस पर वो पूरी तरीके से आश्रित थे। उस जानवरों की भी काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई। रीडर पेस्ट नामक बीमारी से बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं वो मर गए हैं। तो अब क्यों ना इन्हें मतलब श्रम के लिए ढकेला जाए, क्यों ना इन्हें काम करवाया जाए। जबरन अपने कब्जे में ले लिया और बचे खुचे जो पशु थे उनको वो लोग अपने अंडर में लेना चाहते थे और उसे गुलाम बनाना चाहते थे। अब उपनिवेशवासी जो थे, जो बड़े बड़े विकसित देश थे, तो उनको एक मौका मिल गया कि अब तो ये लोग ना नहीं कह सकेंगे, अब हम इन पे अपनी जोर ज़बरदस्ती चला सकते हैं। चलिए आगे चलते। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित यानी कि गिरमिटिया मजदूर, ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि गिरमिटिया मजदूरों को भारत में किस क्षेत्र से लाया जाता था। ये क्वेश्चन आप लोगों को 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत के अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को लाए जाने में 19वीं सदी की दुनिया विविधता को प्रतिबंधित करता है। यह तेजी आर्थिक से वृद्धि के कारण साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के लिए एक नए रूपों को ईजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन से लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़कों व रेलवे निर्माण के परियोजनाओं के काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम करेंगे तो वे अपने स्वदेश लौट सकते थे। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में
भारी बदलाव आने लगे। कुटीर उद्योग तो ख़त्म ही हो रहे थे और ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था। खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा था। वे बटाई पर ज़मीन तो लेते थे लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा और काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने लगे। अब ये गिरमिटिया मज़दूरों की क्या स्टोरी है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब भारत से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाया जा रहा था उस समय चाइना में और बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर रेलवे का निर्माण हो रहा था, जलोपोत का निर्माण हो रहा था, बहुत सारे सड़कों का निर्माण हो रहा था। तो उस समय ऐसे श्रमिकों को यानी कि गिरमिटिया मज़दूरों को ले जाया जाता था बाहर 19वीं सदी के समय में, ताकि वे काम कर सके और इससे आर्थिक वृद्धि भी तेज़ी से हो सके। और सारे मज़दूरों को एक जगह एकत्रित करके सारे अलग अलग देशों में भेजा जाता। वहाँ पर सड़क निर्माण के लिए, रेलवे निर्माण के लिए, जलपोत निर्माण के लिए, एक जगह से सामान दूसरी जगह उठाने के लिए उन लोगों को ले जाया जाता। अब वे काम करने के लिए मजबूर क्यों थे? क्योंकि वो एक तरीके से गुलाम हो जाते थे। अगर उनके यहाँ कोई ज़मींदार या उनका कोई मालिक है जिसके अंदर वो काम करते थे और किसी कारण वो अपना कर उन्हें नहीं दे सकते थे, तो बदले में उन्हें यही गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति लेनी पड़ती थी और उन्हें भारत से बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए। वे मजबूर होकर एक एग्रीमेंट साइन करते थे जिसके कारण वे बाहर इन कामों के लिए तैयार हो जाते थे मजबूरन। ये कौन से क्षेत्र थे? तो ये आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाता था। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ अगर सूखा पड़ गया तो उन्हें खाने की भी दिक्कत हो जाती थी। अब उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए उन्हें ये काम करना ही पड़ता था। चूँकि मशीन युग आ जाने से धीरे धीरे कुटीर उद्योग समाप्त हो गए थे, तो इस कारण भी उन्हें गिरमिटिया मजदूरों की व्यवस्था में जाना पड़ता था मजबूरन हो के भी। और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस कारण उन्हें किसी न किसी तरीके से गिरमिटिया मजदूरों के द्वारा काम करना ही पड़ता था। अब आगे चलते हैं कि भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह त्रिनिदाद, गुयाना, सुरीनाम, मॉरिशस व फिजी से लाया जाता था। तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे और बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाता था। इन गिरमिटिया मजदूरों को बहुत से जगहों पर भेजा जाता था, बहुत से कामों के लिए, जैसे कि इसमें लिखा भी गया है कि भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप के समूह यानी कि त्रिनिदाद, गुयाना और सुरीनाम, मॉरिशस व फिजी से लाया जाता था। तमिल प्रवासियों को सिलोन और मलाया जाकर काम करना पड़ता था और बहुत सारे ऐसे अनुबंधित श्रमिक थे जिनको असम के चाय बागानों में काम करवाया जाता था। अब ऐसे ये काम होते थे जो कि बड़े पैमाने पे होते थे। बड़े पैमाने पे काम मतलब जैसे कि चाय का उत्पादन अगर असम में होता तो वहाँ से चाय पूरे विश्व में भेजी जाती है अलग अलग जगहों पर। तो ऐसे में ज़्यादा मजदूर की आवश्यकता होती है और ये मजदूर गिरमिटिया मजदूरों के तौर पर जगह जगह जाकर काम करते थे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जो कि त्रिनाद का है। एक कोका बागान है जहाँ पे कॉफ़ी तैयार की जाती है। वही गिरमिटिया मजदूर 19वीं शताब्दी का प्रारंभ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे मजदूर हैं जो कि काम कर रहे हैं, मतलब कॉफ़ी की खेती कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों को एजेंट के द्वारा करता है। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारी देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना है और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। और बहुत सारे अप्रवासियों को भी यह नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो उनका एजेंट उसका अपहरण कर लेता था। अब वहाँ एक ऐसी स्थिति थी कि ये गिरमिटिया मजदूर को मतलब कैसे भलाया फुसलाया जाता था। तो जो भी मालिक होते थे वो अपने एजेंट के द्वारा इन मजदूरों को लाया करते थे। वे एजेंट इन्हें प्रलोभन देके कि आपको मतलब बाहर घूमने का मौका मिलेगा, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, ये सब बातें उन्हें बताकर उन्हें काम करवाने ले जाया जाता था। लेकिन ऐसा उनका सिर्फ केवल यह भ्रम होता था। उन्हें दूसरी जगहों पर भी काम कराया जाता था। वे अगर तैयार हो गए, उनकी झूठी बातों में आ गए तो ठीक है, वरना उनका अपहरण भी कर लिया जाता था। मतलब ये जो मालिक होते थे वे सिर्फ अपने काम को देखते थे और उन्हें श्रमिक चाहिए होता था। उन्हें श्रमिक की स्थिति क्या है, कैसी है, इससे कोई मतलब नहीं होता था। अब देखिए यहाँ पे चर्चा करे का एक बात लिखा गया कि राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपरा के महत्व पर चर्चा करनी है। अब राष्ट्रीय पहचान क्या है? राष्ट्रीय पहचान हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्र है, उससे हमारी राष्ट्रीय पहचान कैसे मिलती है? जैसे कि मान लीजिए हम कहाँ रहते हैं, तो हम भारत देश में रहते हैं। अब भारत देश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हम सभी जानते हैं कि हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को चर्चा करते हैं तो वो ज़्यादातर हिंदी भाषा में करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अंग्रेजी तो समझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए हिंदी की आवश्यकता होती है। इसलिए ज़्यादातर चीज़ों का प्रयोग हम किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं। और भी लोक परंपरा बहुत सारी होती है, जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। मान लीजिए भारत ही हो गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे पर्व त्यौहार होते हैं जो कि लोक परंपराओं से जुड़े होते हैं।
अब चलिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोहड़ी वगैरह मनाते हैं, तो वो हमारे देश से संबंधित, हमारे कृषि से संबंधित है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। चलिए, आप इस बात को आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय पहचान होता क्या है। मतलब राष्ट्रीय पहचान में हम अपनी भाषा का उपयोग ज़्यादा करते हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि 19वीं सदी के अनुबंध में इसमें क्या व्यवस्था रही होगी। और बहुत सारे लोग नई दास प्रथा का नाम दिया गया। बागानों में कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे हैं वहाँ ऐसे हालत नहीं है। नई जगह के जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती और बहुत से अपनी पुरानी नई संस्कृति का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मअभिव्यक्ति के रूप में खोज लिए गए। त्रिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होशे इमाम हुसैन के नाम पर कर दिया गया। उसमें सभी धर्मों के व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे और इस प्रकार से रास्ता फरिया नावाद नामक विद्रोही धर्म, जिसमें कि जमैका के रेग गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दी। और भारतीय प्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने और रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही उदाहरण प्रस्तुत करती है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप में नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती और उनकी मूल पहचान और विशेषताएं गुम हो जाती और बिल्कुल नया स्वरूप आता। अब इस बात को समझने का पहले प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अब उस समय जिस समय गिरिमिटिया मजदूरों की स्थिति, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो गुलाम जैसे थे, ठीक है। उन्हें गुलामी करनी पड़ती थी। पहले तो उन्हें भला फसला कर किसी जगह ले जाया जाता, उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वे किस जगह जा रहे हैं, उन्हें क्या काम करना। अगर ऐसे में वहाँ से लोगों को पता चलता है कि हमें भला फुसला कर लाया गया, तो जब वे भागने का प्रयास करते तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता। एक तरीके से वो किसी तरीके से बंद कर रह गया था और उनकी स्थिति यही थी कि उन्हें काम ही करना है केवल अपना। और उस समय त्रिनाद में एक मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था, जिसमें वे सभी कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, कौन सी जाति के, से कोई मतलब नहीं था। वे सभी वे उत्सव के रूप में इसे मनाया करते थे। चलिए, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूरों के चित्र बनाया गया है। मालिकों ने इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या लिखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सके। आप यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं जिसमें कि कुछ श्रमिकों के चित्र दिए गए हैं। यहाँ नंबर बाई नंबर लिखा गया है ताकि एक तो उन्हें पहचानने में दिक्कत नहीं हो सके और उनकी जाति व्यवस्था से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वे सिर्फ उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। चलिए, तो अब हम इसे समाप्त करते हैं और अब आगे हम जानेंगे। ये आपका पार्ट 4 था। अब हम इसे समाप्त करते हैं और देखते हैं कि पार्ट 5 में हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, इसमें थोड़ा सा रह गया है। जब हम इसे शुरू करेंगे तो इसे समाप्त करके फिर नए अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि विदेशों में भारतीय उद्यमी हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।